हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है कि सबसे पहले एक ही वीडियो में जो है कि सबसे पहले थ्योरी करा दीजिए और फिर उसके बाद जो है कि लास्ट में एमसीक्यूज कराइएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके एमसीक्यूज हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज को बाद में करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जितने भी जो है कि कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, इनको जो है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है कि आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर का जो है कि नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स मानचित्र। देखिए सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर जो है कि हाईलाइट किया गया है। ठीक है, देखिए मानचित्र की परिभाषा सबसे पहले होती क्या है, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो ये जो है कि मानचित्र की परिभाषा है। और मानचित्र को जो है कि दर्शाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए, मानचित्र से जो है कि एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी आपको जो है कि जानना ज़रूरी है कि ग्लोब और मानचित्र, देखिए दोनों जो है कि जानकारी हमें जो है कि जानकारी देती है पृथ्वी की, लेकिन मानचित्र से जो है कि एक ग्लोब की अपेक्षा जो है कि अधिक जानकारी, ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। देखिए मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो देखिए इन्हीं 3 चीज़ों को हमें जो है कि पढ़ना है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और यहाँ पे थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, तो देखिए ये तीनों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा भौतिक मानचित्र है क्या। देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक, देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया और नदियाँ हो गई और महासागर हो गए इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि भौतिक मानचित्र में जो है कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को जो है कि दर्शाया जाता है। अब आपका फ्रेंड्स आता है दूसरा, क्या है, राजनीतिक मानचित्र। तो देखिए राजनीतिक मानचित्र में देखिए राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और जो है कि यहाँ पे राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, यहाँ से जो है कि प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं, थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, तो देखिए थीमेटिक मानचित्र में देखिए कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। देखिए थीमेटिक मानचित्र में देखिए सड़क का मानचित्र हो गया, ये थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। वर्षा भी जो है कि वर्षा का मानचित्र, ये जो है कि आपका थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। वन हो गया, उद्योगों आदि के जो है कि वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, ये जो है कि थीमेटिक मानचित्र होता है। ठीक है, और देखिए इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और देखिए इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। देखिए मानचित्र के 3 घटक हैं, ये घटक आपको जो है कि याद रखना है: दूरी, दिशा और प्रतीक। ये क्या है, मानचित्र के 3 घटक हैं। ठीक है, तो मानचित्र के 3 घटकों के बारे में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मानचित्र एक आरेखण होता है। ठीक है, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ जो है कि महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से जो है कि दूरी में आपको 2 चीज़ें महत्वपूर्ण मिलेंगी। देखिए जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों को जो है कि कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग जो है कि छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि छोटे पैमाने का उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों को जो है कि दर्शाने के लिए हम लोग
छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अब इसी के विपरीत जो है कि बड़े पैमाने का उपयोग हम लोग कब करते हैं, देखिए जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे अपने गांव, शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तो बड़े पैमाने के लिए गांव या शहर हो जाएगा। और छोटे देखिए छोटे क्षेत्रफल वाले जो है कि दर्शाने के लिए जो है कि बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है, जैसे गांव और शहर। और बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप देशों को दर्शाने के लिए हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दो जो है कि कॉन्सेप्ट आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपके बुक्स में जो है कि दिया गया है, खेल के मैदान को कैसे दर्शाया जाता है। जैसे ये आपको जो है कि घासें कुछ दिख रही हैं, और ये देखिए कुआं है, और ये जो है कि कुआं का चिन्ह है एक जो है कि आपका बिंदी। ठीक है, ब्लैक कलर की बिंदी है। और ये देखिए विद्यालय, और ये जो है कि देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो है कि एक गांव का मानचित्र जो है कि इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है कि मानचित्र के घटक में दूसरा क्या है, तो दिशा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको जो है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, आपके जो है कि दाहिने साइड आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। ठीक है, तो यही जो है कि आपका यहाँ पर जो है कि दर्शाया भी गया है। और यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा, देखिए देखिए इधर से देखिए ये जो है कि आपका उत्तर, और ये आपका जो है कि दक्षिण, और ये आपका जो है कि पूरब, और ये जो है कि पश्चिम। ये क्या है, तो प्रधान बिंदु हैं। ठीक है, प्रधान बिंदु हैं। और इनके बीच का देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होता है, उत्तर पूर्व होता है। और यहाँ पे पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व होता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो है कि दक्षिण पश्चिम होता है। और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो है कि उत्तर पश्चिम होता है। तो ये जानकारी फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए, ये आपका जो है कि रीजनिंग में भी काम आता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए मुख्य चार दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। तो जो मेन होता है फ्रेंड्स, ये बीच वाला को छोड़ के, इन बीच वालों को छोड़ के, इन बीच वालों को जो है कि छोड़ के, यानी कि ये आपका जो है कि पूरब, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये क्या है, प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से बीच की चार दिशाएं हैं। देखिए उत्तर पूर्व के बीच में क्या है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच में जो है कि उत्तर पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी जो है कि स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यानी कि दिक् सूचक एक जो है कि क्या है, यंत्र है। इससे जो है कि हम लोग किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। और ये आपको जो है कि दिक् सूचक यंत्र आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए दिक् सूचक। और अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं, देखिए जिसकी सहायता से, यानी कि दिक् सूचक की सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। और देखिए इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर एवं दक्षिण जो है कि दिशा में होती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि चुंबकीय सुई की दिशा किस तरफ होती है, तो हमेशा जो है कि उत्तर और दक्षिण के, देखिए ये देखिए सुई है आपकी, देखिए एक भाग जो है कि उत्तर की तरफ और एक भाग जो है कि दक्षिण की तरफ होता है। तो ये जो है कि आपका यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुंबकीय सुई की दिशा जो है कि उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा होती है। अब देखिए मानचित्र के तीसरे घटक में जो है कि क्या है, प्रतीक है। तो यहाँ पे देखिए यह किसी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ जो है कि दिया गया है, ये भी शायद पूछ सकता है एग्जाम में, इसका कोई भरोसा नहीं है। और देखिए रेलवे लाइन है, देखिए बड़ी लाइन इस तरह दर्शाई जाती है, और मीटर लाइन जो है कि इस तरह दर्शाई जाती है, और रेलवे स्टेशन जो है कि इस तरह से दर्शाए जाते हैं, इस पे RS भी लिखा होता है। देखिए सड़कें क्या हैं, तो पक्की सड़कें ये वाली है, और यहाँ से कच्ची सड़कें ये वाली है। ठीक है, तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए कुआं का क्या है, देखिए कुआं का यहाँ पर जो है कि ये दर्शाया गया है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बिंदी है। ठीक है, तो ये जो है कि आप फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए प्रतीक कहे जाते हैं। और देखिए उदाहरण के लिए जो है कि कुछ रूढ़ प्रतीक हैं में दर्शाए गए हैं, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, तो जलाशयों के लिए करते हैं। और देखिए यहाँ पे भूरा रंग पर्वतों के लिए, और पीला रंग जो है कि पठारों के लिए, और हरा रंग जो है कि मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है, किस पर, मानचित्र पर। अब देखिए एक आता है फ्रेंड्स रेखा चित्र। तो रेखा चित्र में देखिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक आपका है क्या, खाका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था और यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो है कि यहाँ पे देखिए ये आपके अभ्यास में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो है कि दिया गया है कि वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र हैं। तो ये जो है कि थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है वृक्षों का वितरण। और देखिए नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, तो जलाशयों को दिखाने में किया जाता है नीले रंग का इस्तेमाल। और देखिए दिक् सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अभी ऊपर आपने पढ़ा था मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए जो है कि दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो है कि दिक् सूचक यंत्र का जो है कि दिशा किस तरफ हमेशा होती है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है कि होती है। ये महत्वपूर्ण है, आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए पैमाना आवश्यक है, तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है, तो पैमाना फ्रेंड्स ये जो है कि मानचित्र के लिए आवश्यक है। ये आपने जो है कि सबसे पहले ही पढ़ा था। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर से संबंधित अब हम लोग जो है कि MCQs को कंप्लीट करेंगे, ताकि फ्रेंड्स थ्योरी के बाद जब आप तुरंत MCQs लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके जो है कि क्लियर हो जाते हैं। और इसमें टोटल आपके जो है कि 18 या 19 प्रश्न हैं। आप जो है कि लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आप जो है कि नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और जो है कि हड़बड़ी में आप क्या करते हैं, सही आसान प्रश्न को जो है कि गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत जो है कि आपका उद्योग और वन, ये जो है कि दोनों आते हैं किसके अंतर्गत, तो ये आते हैं जो है कि थीमेटिक अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये पठार फ्रेंड्स ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका जो है कि आता है भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। यहाँ पे भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। और प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो आपका थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत पठार नहीं आता है, क्योंकि पठार भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ से आगे देखते हैं, देखिए थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत देखिए सड़क आती है, वर्षा मानचित्र आता है, वन आता है, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। और देखिए मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र अन्य मानचित्र प्रकारों से भिन्न है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये सबसे पहले शहर का मानचित्र, तो शहर का मानचित्र जो है कि किसके अंतर्गत आता है, तो शहर का मानचित्र जो है कि ये राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से पठारों का मानचित्र, मैदानों का मानचित्र, ये किस मानचित्र के अंतर्गत आता है, तो ये आते हैं फ्रेंड्स आपके जो है कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यही पूछा था प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र अन्य मानचित्र प्रकारों से भिन्न है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर A भिन्न है, क्योंकि पठारों का मानचित्र और मैदानों का मानचित्र ये दोनों भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है, और ये जो है कि शहर आपका राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, तो देखिए भौतिक मानचित्र, तो देखिए भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पठार, पर्वत, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। और राजनीतिक में देखिए क्या है, राज्यों, शहरों,
गांवों, विश्व के विभिन्न राज्यों, देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक जो है कि मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया चिन्ह किसका प्रतीक है? तो आपने अगर जो है कि आपने कैप्चर किया होगा, ऊपर हमने कुछ जो है कि चिन्ह आपको बताया था। तो देखिए दिया गया चिन्ह यानी कि ये वाला जो चिन्ह है फ्रेंड्स, ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है कि आपके जो है कि कच्ची सड़कों का प्रतीक है। कच्ची सड़कें हमारी मानचित्र पे इसी तरीके से जो है कि इस प्रतीक से दर्शाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये जो है कि आपने ऊपर ही देख लिया था। देखिए यहाँ से कच्ची सड़कें देखिए इस तरह के चिन्ह से दर्शाई जाती हैं और पक्की सड़कें इस प्रकार से बिल्कुल दो ही लाइन होती है समानांतर में। ठीक है, और कच्ची सड़कों का जो है कि इस तरह से जो है कि बराबर के तरीके से दो चार चिन्ह ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ से चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा होती है। अभी जो है कि आपने ऊपर देखा था कि चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा जो है कि किस साइड में होती है? तो उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका उत्तर होता है और ये आपका जो है कि दक्षिण होता है और चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस साइड में होती है? तो उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है कि इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये देखिए ये आपका जो है कि दिक्सूचक यंत्र है जिससे दिशाओं का हम लोग पता लगाते हैं। और देखिए उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ जो है कि हमेशा इसकी दिशा होती है। किसकी? तो दिक्सूचक यंत्र की। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रधान दिग बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्रधान बिंदु मैं आपको ऊपर ही बताया था कि ये जो चार दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण और यहाँ पे होता है आपका पूर्व और यहाँ पे होता है आपका पश्चिम। ठीक है, तो ये प्रधान बिंदु कहलाते हैं। और देखिए बीच वाली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा, यानी कि उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स आपका जो है कि उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ये आपका जो है कि होता क्या है? उत्तर और पूर्व की दिशा होती है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। ठीक है, तो उत्तर पूर्व देखिए कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। देखिए प्रधान दिग्बिंदु उत्तर और जो है कि पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व की दिशा होती है। और देखिए यहाँ पे जो है कि दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होता है। और देखिए पश्चिम और उत्तर के बीच में जो है कि क्या होता है? उत्तर पश्चिम होता है। और पश्चिम और जो है कि दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है। और प्रधान प्रधान जो है कि कौन होती है? तो ये जो मुख्य चार हैं ये आपकी प्रधान दिग्बिंदु जो है कि हैं। ठीक है, ये चार। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए और बीच वाली जो दिशा होती है इसकी सहायता से जो है कि किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए उपयोग होता है? यानी कि मानचित्र में जो है कि आपने देखा होगा भूरे रंग से कुछ दर्शाए गए होते हैं। तो भूरे रंग का प्रयोग जो है कि किस लिए होता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पर्वतों के लिए जो है कि भूरे रंग का उपयोग मानचित्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए उदाहरण के लिए सामान्यतः देखिए नीला रंग पूछा जाएगा तो नीले रंग जो है कि जलाशयों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। और भूरा रंग देखिए भूरा रंग जो है कि पर्वतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और पीला रंग पठारों को दर्शाने के लिए और हरा रंग जो है कि मैदानों को दर्शाने के लिए मानचित्र पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है कि नोट डाउन करिएगा। और अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र
का घटक नहीं है। अभी आपने जो है कि पढ़ा था ऊपर कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, तो दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, तो ये दोनों जो है कि हैं, और इसमें एक जो है कि प्रतीक भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मानचित्र के जो है कि घटक हैं। और दिक् सूचक क्या है, एक जो है कि दिशा को बताने वाला यंत्र है, यही जो है कि हमारा मानचित्र का घटक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो है कि 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये आपने ऊपर ही देख लिया है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का, देखिए ये 7 हो गया है, इस ये आपका जो है कि टाइपिंग में मिस्टेक है, ये सतह है। ठीक है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है। तो आपने फ्रेंड्स सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो जो है कि पैमाने का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मानचित्र के लिए किया जाता है। बस पैमाना शब्द आप याद रखेंगे तो ये आपका जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ, देखिए मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। कौन, मानचित्र। ठीक है, तो ये मानचित्र की परिभाषा भी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों अथवा देशों को मानचित्र पर दर्शाने के लिए किस प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने ऊपर पढ़ा था कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों अथवा देशों को मानचित्र पर जो है कि दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि उल्टा है, बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाएंगे तो छोटे पैमाने का उपयोग किया जाएगा, और छोटे क्षेत्रफल वाले जो है कि दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है, और बड़े पैमानों को जैसे गांव या शहर हो गया, ये जो है कि बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिलते हैं। देखिए जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, और जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव और शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, पश्चिम तथा दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बेसिक है, आपको जो है कि याद होना चाहिए। यहाँ पर ये उत्तर होता है, ये आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो प्रश्न में कहा क्या गया है, प्रश्न में ये कहा गया है कि पश्चिम तथा दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में, यानी कि ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दक्षिण और जो है कि पश्चिम तथा दक्षिण, देखिए यहाँ पे ये वाला पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे ये है आपका पश्चिम और ये है आपका दक्षिण, और इसी के बीच की दिशा यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके प्रश्न में। तो ये क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि है स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपको बाद में भी काम आएगा। देखिए पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो है कि दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है। देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो ये फ्रेंड्स कहलाता है खाका। खाका कहलाता है, आपने ऊपर जो है कि पढ़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर फ्रेंड्स देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर दिया गया है खाका, और खाका का यहाँ पर जो है कि परिभाषा भी दिया गया है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो खाका कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दिक्सूचक यंत्र का जो है कि दिशा किस साइड होती है? तो हमेशा उत्तर से जो है कि दक्षिण की दिशा की तरफ हमारा दिक्सूचक यंत्र होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है और इसकी चुंबकीय सुई जो होती है हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए छोटा चैप्टर था और ये जो है कि महत्वपूर्ण था। और देखिए उत्तर दक्षिण के दिशा में दिक्सूचक यंत्र हमेशा होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक या उच्चावच मानचित्र नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भौतिक मानचित्र के अंतर्गत जो है कि आपके आते हैं क्या? नदियों का मानचित्र और मैदानों का मानचित्र और जो है कि महासागरों का मानचित्र। ये आपके कौन से आते हैं? तो ये आपके आते हैं फ्रेंड्स, ये भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये जो आपका बचा है कौन? वनों का मानचित्र। तो देखिए वनों का मानचित्र जो है कि ये आपका किस मानचित्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो है कि आता है थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक या उच्चावच मानचित्र नहीं है? तो वनों का मानचित्र जो है कि ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए भौतिक मानचित्र, और भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पठारों, पर्वतों, मैदानों, नदियों एवं महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक मानचित्र नहीं है? तो सबसे पहले राजनीतिक मानचित्र आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक जो है कि राजनीतिक मानचित्र इसमें कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स राज्यों का मानचित्र ये क्या है? आपका जो है कि राजनीतिक मानचित्र है। और यहाँ पर जो है कि देशों का मानचित्र भी आपका राजनीतिक मानचित्र है। और जो है कि गाँवों का ये भी आपका जो है कि राजनीतिक जो है कि मानचित्र है। लेकिन यहाँ पे सड़क का मानचित्र क्या है? तो ये जो है कि सड़क मानचित्र ये आपका किस में आता है? तो ये आपका जो है कि आता है थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक मानचित्र नहीं है? तो सड़क मानचित्र जो है कि ये जो है कि थीमैटिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता क्या है? तो राज्य, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थीमैटिक मानचित्र नहीं है? तो देखिए थीमैटिक मानचित्र कौन से हैं ये आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये वर्षा का मानचित्र, वनों का मानचित्र और उद्योगों का मानचित्र ये क्या है? ये आपके जो है कि थीमैटिक मानचित्र हैं। ठीक है, ये आपके थीमैटिक मानचित्र हैं। और ये जो है कि महासागरों का मानचित्र ये कौन सा है? तो ये है आपका जो है कि भौतिक मानचित्र। ठीक है, तो ये है आपका जो है कि भौतिक या उच्चावच मानचित्र। और इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा थीमैटिक मानचित्र नहीं है? तो महासागरों का मानचित्र जो है कि ये थीमैटिक मानचित्र नहीं है, भौतिक मानचित्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं तो देखिए थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन मानचित्र और उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था
कि नीले रंग का जो है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, तो जलाशयों को दिखाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से दिया गया है, उदाहरण के लिए नीले रंग का उपयोग जो है कि जलाशयों के लिए, भूरे रंग का उपयोग जो है कि पर्वतों के लिए, पीला रंग का उपयोग जो है कि पठारों के लिए, और हरा रंग का जो है कि उपयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए पैमाना आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये पैमाना जो है कि मानचित्रों के लिए अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखिए जैसे ही देखिए मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, और मानचित्र को दर्शाने के लिए जो है कि मानचित्र के लिए पैमाना अति आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ के देखते हैं वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र। तो देखिए वनों को, वर्षा को, ये जो है कि थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है, और जिसमें वन आएगा तो उसमें जो है कि वृक्ष भी आएंगे। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए हम लोग थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग फ्रेंड्स इसको आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए यहाँ से थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत वन आता है, और वन में जो है कि हमारे कौन से आ जाते हैं, तो वन में जो है कि हमारे आ जाते हैं यहाँ पर कौन से, तो वन में आ जाते हैं हमारे जो है कि वृक्ष। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दिक् सूचक का उपयोग जो है कि प्रतीकों के लिए नहीं किया जाता है, दूरी मापने के लिए नहीं किया जाता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए जो है कि दिक् सूचक यंत्र का उपयोग किया जाता है। और दिक् सूचक यंत्र की जो है कि दिशा किस तरफ होती है, ये कमेंट करके आप जो है कि बताइएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और ये जो है कि थ्योरी आपने जो है कि कर ली है। ठीक है, तो ये जो है कि आपके टोटल 19 प्रश्न थे। 19 में से आपके जो है कि आज आपने सबसे पहले थ्योरी किया, उसके बाद एमसीक्यूज किया। तो आप जो है कि ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि 19 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ जो है कि शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।